नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। उच्चतम न्यायालय में दायर की गई याचिका में मौलिक कर्तव्यों को अनिवार्य रूप से लागू करने पर बल दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रारूप इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022 जारी की। भारत और फ्रांस ने रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक सीमा अवसंरचना और प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्र की सभी योजनाएं जारी रखेगी। और सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में मुकदमा दर्ज किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पेपर 2 के टॉपिक भारतीय संविधान से। उच्चतम न्यायालय में दायर की गई एक याचिका में मौलिक कर्तव्यों को अनिवार्य रूप से लागू करने पर बल दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में व्यापक और सुपरिभाषित कानूनों के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि देशभक्ति और राष्ट्र की एकता सहित अन्य मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने के पक्ष में याचिका में प्रस्तुत तर्क ये हैं कि रंगनाथ मिश्रा मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये तर्क दिया था कि मौलिक कर्तव्यों को कानूनी और सामाजिक प्रतिबंधों के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। इन तर्कों के मुताबिक अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में विरोध की गैर कानूनी प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए सड़क और रेल मार्गों को अवरुद्ध किया जा रहा है। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को प्रवर्तनीय बनाने में जो मुद्दे शामिल हैं, वे मूल रूप से नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं। इसके अलावा ये ऐसे मूल्यों का उल्लेख करते हैं जो भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्मों और प्रथाओं का हिस्सा रहे हैं। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में शामिल किया गया था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य कानूनी रूप से लागू नहीं किए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से ली गई है। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। और आइए अब आपको बताते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। और इन सभी मौलिक कर्तव्यों को आप रट लें, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते ये आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ये भावना धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठा कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। इससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और अंतिम मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य के प्रति शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि पेपर 3 के टॉपिक संचार एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रारूप इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022 जारी की।
ये नीति मौजूदा सरकारी नीतियों, राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति तथा ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म इंडिया को अपडेट करेगी। ये नीति केंद्र सरकार और अधिकृत एजेंसियों द्वारा उत्पन्न, निर्मित, एकत्रित या संग्रहित सभी डेटा एवं सूचनाओं पर लागू होगी। इस नीति का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा का उपयोग करने की भारत की क्षमता में व्यापक बदलाव लाना है। इससे सामाजिक परिवर्तन को बड़े पैमाने पर प्रेरित किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के डेटा को भारत के कानूनी ढांचे, उसकी नीतियों, कानून और मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के तहत साझा किया जाएगा। इस नीति की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो संस्थागत रूपरेखा के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंडिया डेटा ऑफिस स्थापित करेगा। ये कार्यालय डेटा तक पहुंच और इसे साझा करने के तंत्र को सुव्यवस्थित और समेकित करेगा। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग में डेटा प्रबंधन इकाइयां स्थापित की जाएंगी। भारतीय डेटा परिषद गठित की जाएगी। डेटा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय या विभाग द्वारा एकत्रित, सृजित और संग्रहित सभी डेटा मुक्त एवं साझा करने योग्य होंगे। इसमें कुछ नकारात्मक डेटा सूचियों को शामिल नहीं किया जाएगा। जिन विस्तृत डेटा सेट का मूल्यवर्धन किया गया है, सरकार उनका मुद्रीकरण करेगी। सरकारों के बीच डेटा साझाकरण के लिए प्रत्येक मंत्रालय या विभाग मौजूदा डेटा परिसंपत्तियों की पहचान करेगा, साथ ही विस्तृत खोज योग्य डेटा सूची बनाएगा। इसके अलावा प्रत्येक मंत्रालय या विभाग डेटा संग्रहित रखने की अवधि निर्धारित करेगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था में डेटा के महत्व की बात करें तो ये सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करता है, दक्षता और नवाचार को बढ़ाता है, नीति निर्माण और कार्यक्रम मूल्यांकन में सुधार करता है और ये डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। अगली खबर नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारत और फ्रांस ने रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस रोड मैप के प्रमुख उद्देश्य हैं ब्लू इकोनॉमी पर द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाना, कानून के शासन के आधार पर ओशन गवर्नेंस की एक साझा योजना बनाना और सतत और लोचशील तटीय एवं जलमार्ग संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। रोड मैप की मुख्य विशेषताएं हैं। ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पर भारत फ्रांस साझेदारी स्थापित की जाएगी। संस्थागत आधार पर इस रोड मैप के लिए वार्षिक आधार पर द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की जाएगी। इस वार्ता में दोनों पक्ष अपनी प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इसके अलावा वे सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा करेंगे, साथ ही मौजूदा और भावी प्रयासों में एक दूसरे का समर्थन करेंगे। आर्थिक स्तर पर परस्पर आर्थिक विनिमय गतिविधियों के विकास में ब्लू इकोनॉमी को प्राथमिकता दी जाएगी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दोनों पक्ष तटीय और जलमार्ग आधारित संधारणीय एवं लचीली अवसंरचना पर सहयोग करेंगे। वैज्ञानिक और शैक्षिक क्षेत्र में समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे समुद्री संसाधनों और जैव विविधता की निगरानी, संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग सुनिश्चित होगा। इसके अलावा भारत फ्रांस सहयोग के कई क्षेत्र हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र में भारत ने फ्रांस से राफेल विमान खरीदा है। इसके अलावा भारत ने P-75 प्रोजेक्ट के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। वहीं अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। असैन्य परमाणु क्षेत्र में दोनों देशों ने वर्ष 2008 में एक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं भू सामरिक दृष्टि से देखें तो दोनों देश एक स्वतंत्र और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आइए अब आपको बताते हैं क्या है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी से मतलब है आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए महासागरीय संसाधनों के संधारणीय उपयोग से। ऐसा महासागरों के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए किया जाएगा। इसका भारत की कुल अर्थव्यवस्था में 4.1% का हिस्सा है। मत्स्य पालन, गहरे समुद्र में खनन और अपतटीय तेल और गैस भारत की ब्लू इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। केंद्र सरकार वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक सीमा अवसंरचना और प्रबंधन यानी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना को जारी रखेगी। सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने से संबंधित है। योजना के तहत सीमा पर बाड़बंदी, बॉर्डर फ्लड लाइट, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कों और सीमा चौकियों एवं कंपनी ऑपरेटिंग बेस जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद की जाएगी। इस योजना से सीमा प्रबंधन, पुलिसिंग और चौकसी में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
भारत के लिए सीमा अवसंरचना का काफी महत्व है। बख्तरबंद वाहनों सहित सैनिकों की शीघ्र तैनाती में मदद मिलेगी। तस्करी, अवैध घुसपैठ, जाली मुद्रा आदि जैसी गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। वर्ष भर सभी मौसमों में कारगर संपर्क स्थापित किया जा सकेगा। पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंधों में सुधार होगा। इसके अलावा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। सीमा प्रबंधन के लिए अन्य और पहलें भी की गई हैं। जम्मू सीमा पर गतिविधियों की निगरानी के लिए संचार और निगरानी उपकरणों का एकीकरण किया गया है। इस प्रकार ये सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किए जाने का प्रयास है। व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली सीमा पार अपराधों का पता लगाने और उनसे निपटने में सीमा सुरक्षा बल की क्षमता में सुधार करती है। गृह मंत्रालय ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम सीमा प्रबंधन के लिए व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट बोल्ड QIT यानी बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक लाया गया है। इससे भारत बांग्लादेश सीमाओं से जुड़े नदी क्षेत्रों को सुरक्षा तकनीकों से लैस किया जा सकेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने बैंक धोखाधड़ी मामले में मुकदमा दर्ज किया है। हाल ही में CBI ने सूरत की एक कंपनी ABG शिपयार्ड लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ 22,842 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में मुकदमा दर्ज किया है। बैंकिंग धोखाधड़ी एक वित्तीय या बैंकिंग संस्थान से अवैध तरीकों से धन या संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास है। इन गैर कानूनी तरीकों में डेटा चोरी, साइबर अपराध, बही खातों में हेरफेर, जाली दस्तावेज का प्रयोग करना शामिल है। RBI की ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में बैंकिंग धोखाधड़ी के 4,071 मामले सामने आए हैं। ये मामले एक वर्ष पहले की अवधि के 3,499 मामलों से ज्यादा हैं। हालांकि धोखाधड़ी में शामिल राशि 64,621 करोड़ से घटकर 36,342 करोड़ हो गई है। बैंकिंग धोखाधड़ी में वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे कि प्रक्रियाओं में शामिल कर्मचारियों के साथ साथ निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों द्वारा भी निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के पालन में लापरवाही। इसके अलावा नियंत्रक अधिकारियों के द्वारा नियंत्रित प्रतिलाभों की समय पर प्राप्तियों और उनकी जांच प्रक्रिया की निगरानी करने में लापरवाही, प्रक्रिया में शामिल बेईमान व्यक्तियों द्वारा प्रणाली में व्याप्त कमियों का लाभ उठाकर की गई धोखाधड़ी और कर्मचारियों के नियमित स्थानांतरण का अभाव। इस रिपोर्ट में धोखाधड़ी को रोकने के कई उपाय भी बताए गए हैं, जैसे कि सरकारी बैंकों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, अपने ग्राहक को जाने मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए, बैंकों को सतर्क रहते हुए नियमित रूप से सभी खातों की निगरानी करते रहना चाहिए, व्यापारिक हितों वाले लोगों को बैंक, बोर्ड आदि में शामिल होने से रोका जाना चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सरकार ने छात्रवृत्ति पर रोक लगाई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति के तहत चुने गए भारतीय छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन एवं शोध करने से प्रतिबंधित करने के लिए नई नीति जारी की गई है। ये नीति भारतीय संस्कृति, इतिहास और सामाजिक अध्ययन के विषयों पर लागू है। राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति यानी NOS अनुसूचित जाति, PVTG, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और पारंपरिक शिल्पी समुदाय से संबंधित छात्रों को प्रदान की जाती है। सरकार के अनुसार ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय संस्थान या विश्वविद्यालय अपने विदेशी समकक्ष विश्वविद्यालयों की तुलना में बहुत अधिक अनुकूल हैं। इसके अलावा छात्रों को भारतीय शिक्षकों से अधिक व्यवहारिक विशेषज्ञता और ज्ञान प्राप्त होगा। भारतीय शिक्षकों के पास भारत के संदर्भ में विदेशी शिक्षकों की तुलना में अधिक अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान है। डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र। रूसी राष्ट्रपति ने पूर्वी यूक्रेन के दो अलगाववादी क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क को मान्यता प्रदान की है। इन दोनों क्षेत्रों को सामूहिक रूप से डोनबास के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में यूक्रेन नियंत्रित भागों के साथ साथ अलगाववादियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग कोयला खनन और इस्पात उत्पादन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत काल के दौरान इन क्षेत्रों में रूसी श्रमिक प्रवासियों के रूप में बस गए थे, इसलिए यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग रूसी भाषा बोलते हैं। कोलोकेशन फैसिलिटीज यानी सह स्थान सुविधाएं। कोलोकेशन यानी सह स्थान सुविधाएं एक्सचेंज सर्वर के ठीक बगल में होती हैं। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज परिसर में स्थित समर्पित स्थान है। यहाँ हाई फ्रिक्वेंसी और एल्गो ट्रेडर अपने सिस्टम या प्रोग्राम्स को स्थापित कर सकते हैं।
सह स्थान यानी कोलोकेशन सुविधा स्टॉक एक्सचेंज सर्वर के ज्यादा नजदीक होने का लाभ प्रदान करती है। अन्य व्यापारियों की तुलना में कोलोकेशन वाले व्यापारियों को निष्पादन में अधिक देरी का सामना नहीं करना पड़ता है। हाल ही में कोलोकेशन सुविधाओं से जुड़ा घोटाला सामने आया है। इसके तहत एक व्यापारिक सदस्य को वर्ष 2012 से वर्ष 2014 के बीच अनुचित पहुंच प्रदान की गई थी। इस दौरान वो सदस्य पहले लॉगिन करने और दूसरों से पहले डेटा प्राप्त करने में सक्षम था। पनरुती काजू। तमिलनाडु स्थित काजू प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों ने पनरुती काजू के लिए भौगोलिक संकेतक की मांग की है। पनरुती काजू को कुड्डालोर की सोने की खान के रूप में जाना जाता है। विशेष स्वाद और गुणवत्ता के कारण पनरुती काजू की मांग बहुत अधिक रहती है। एक भौगोलिक संकेतक उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जिनकी एक विशेष भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति के स्थान के कारण इनके कुछ महत्वपूर्ण गुण या प्रतिष्ठा होती है। माल का भौगोलिक उपदर्शन, रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित जीआई के पंजीकरण और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। रूपांतरण चिकित्सा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने कहा है कि भारत में रूपांतरण चिकित्सा प्रतिबंधित है। रूपांतरण चिकित्सा यानी कन्वर्जन थेरेपी को कभी कभी रिपेरेटिव थेरेपी या गे क्योर थेरेपी भी कहा जाता है। ये चिकित्सा किसी के यौन अभिविन्यास या लैंगिक पहचान को बदलने का प्रयास करती है। विश्व के कई देशों जैसे ब्राजील, इक्वाडोर, माल्टा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, चिली आदि ने रूपांतरण चिकित्सा पर आपराधिक प्रतिबंध लगाए हैं। अवलोकितेश्वर। भारतीय अधिकारियों को 1200 वर्ष पुरानी एक बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये प्रतिमा 2 दशक से भी अधिक समय पहले बिहार के देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी। इस प्रतिमा को अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रतिमा में बुद्ध को अपने बाएं हाथ में एक खिले हुए कमल को पकड़े हुए दिखाया गया है। इसमें उनके पैरों के पास 2 महिला परिचारिकाएं भी हैं। अवलोकितेश्वर अनंत करुणा के बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं। उन्होंने दूसरों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए स्वयं स्वर्ग में प्रवेश करना अस्वीकार कर दिया था। व्यंजन द्वादशी। ये वैष्णवों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ये त्योहार हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष के महीने में चंद्रमा के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन मनाया जाता है। इसमें कई तरह के पकवान बनाकर उत्सव मनाया जाता है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार जब यशोदा माता देखती हैं कि कृष्ण का शरीर कमजोर पड़ गया है तो वो कृष्ण को खिलाने के लिए कई तरह के पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती हैं। इस प्रथा को मध्यकालीन संत चैतन्य प्रभु ने पुरी के वैष्णव मठों में फिर से शुरू किया था। वे लगभग 500 वर्ष पहले पुरी पहुंचे थे। व्यंजन निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सारी सामग्री भक्तों के दान से प्राप्त होती है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। शकुंतला चौधरी। शकुंतला चौधरी असम के कामरूप जिले से संबंधित थी। वो एक गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे वर्ष 1947 में असम स्थित कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट में शामिल हुई थी। कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट को सरनिया आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया था। KGNMT यानी कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 1945 में स्वयं गांधी जी ने की थी। इसका मुख्यालय इंदौर में है। भारत के 22 राज्यों में इसकी शाखाएं हैं। उन्होंने असम में भूदान आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। इसके अलावा उन्होंने देवनागरी को बढ़ावा देने के लिए देवनागरी लिपि में एक मासिक पत्रिका असमिया विश्व नगरी की शुरुआत की थी। शकुंतला चौधरी करुणा, देखभाल, समर्पण, भक्ति, दयालुता और निस्वार्थता जैसे गुणों वाली महिला थी। नवीन चंद्र सेन। नवीन चंद्र सेन की 175वीं जयंती मनाई गई। नवीन चंद्र सेन एक क्रांतिकारी बंगाली कवि और लेखक थे। उन्होंने प्लासी के युद्ध और भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन को अ नाइट ऑफ इटर्नल ग्लूम के रूप में वर्णित किया था। उनके अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदानों में शामिल हैं पद्य के रूप में लिखित उपन्यास भानुमति और उनकी यात्रा का संस्मरण प्रभासेर पत्र। इसके अलावा उन्होंने 5 खंडों की आत्मकथा अमर जीवन माई लाइफ लिखी थी। ये 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाली साहित्यकारों की सामाजिक आकांक्षाओं और उस समय के राजनीतिक कालक्रम का उल्लेख करती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। और अगर न्यूज टुडे के करंट अफेयर्स से जुड़ी आपकी कुछ समस्याएं या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।